सो आज का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। Basically, every grammarian divided in 8 parts. Parts name, first part noun, जिसे अपन हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड इज प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड इज एडजेक्टिव। फोर्थ इज वर्ब। फिफ्थ वर्ब। एडवर्ब। सिक्स्थ preposition। conjunction। and last is इंटरजेक्शन। तो ये कुछ है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स। इसमें ही डिटरमिनर्स को भी काउंट किया जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनर जो है वो अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, उसको हम एडजेक्टिव के अंदर भी रख सकते हैं डिटरमिनर्स को। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको डिटरमिनर्स जो है वो इसके अंदर आप रख सकते हो। अपन इसमें जो डिटरमिनर्स है उसको क्लोज डिटरमिनर्स के रूप में, क्लोज एडजेक्टिव के रूप में रखेंगे। जो क्लोज एडजेक्टिव होते हैं वही डिटरमिनर्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल लूंगा जिससे कि मैं इस जो पार्ट ऑफ स्पीच जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि सी looked at Ram and fell down। उसने राम की तरफ देखा और वह गिर गई। राम इतना सुंदर होगा कि वो उसको देखकर गिर गई होगी। तो देखिए यहाँ पे जो सी है ये आपके एज ए सब्जेक्ट आया है, और सब्जेक्ट भी कौन सा सब्जेक्ट है? नाउन सब्जेक्ट ना होकर प्रोनाउन सब्जेक्ट है। सेकेंड, यहां पे लुक्ड वर्ब का काम कर रही है, एट प्रेपोजिशन का काम है, और राम यहां पे नाउन है, और एंड जो है वो कंजक्शन का है। और उसके बाद फेल वापस वर्ब के रूप में यहां काम कर रही है, और डाउन जो है वो फेल के बारे में, फेल वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डाउन वर्ड है वो आपके एडवर्ब हो जाएगा। देखिए एग्जांपल है सी लुक्ड एट राम एंड फेल डाउन, जिसमें सी प्रोनाउन, लुक्ड वर्ब, एट प्रेपोजिशन हो गया, राम नाउन के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे, एंड कंजक्शन है, फेल वर्ब है, और डाउन जो है वो वर्ब को फेल को क्वालिफाई कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब हो गई। अब एक यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, इसके बाद ये प्रेपोजिशन 3 हो गए, और नाउन 4 हो गए, कंजक्शन 5 हो गए, और एडवर्ब 6 हो गए। वर्ब वापस रिपीट हुई है। चलिए 2 रह गए हैं, तो एक मैं छोटा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जिससे ये क्या हो जाएगा कि आपके पूरे 8 पार्ट्स जो है वो इसी के अंदर आप देख सकते हो। तो मैं कुछ इसमें चेंज करूं, जैसे कि वो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर ही आपको दिख जाए। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ओ सी लुक्ड एट राम, एक एडजेक्टिव कम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगा ओ सी लुक्ड, एक न्यू सेंटेंस लिखूंगा, नीचे ही मैं डाल देता हूं, ओ सी
लुक्ड एट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या फिर अपन लिख लेते हैं यहां पर क्यूट फेस, क्यूट फेस ऑफ राम एंड फेल डाउन। यहां पे आप क्यूट भी लिख सकते हैं और क्यूट के साथ साथ आप हैंडसम भी लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल लड़के के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे अपन हैंडसम फेस ऑफ राम लगा सकते हैं और या फिर क्यूट फेस ऑफ राम, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो वापस थोड़ा सा आइएगा इस सेंटेंस के ऊपर। ये ओ यहाँ पे आपके किसका काम कर रहा है? इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। शॉर्टली बताऊंगा यहाँ पे इंटरजेक्शन का, ये आपके प्रोनाउन का हो गया। ये लुक्ड वर्ब के रूप में यूज हो रही है। उसके बाद एट जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है और क्यूट जो है वो यहाँ पे राम के फेस की क्वालिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद ऑफ वापस प्रेपोजिशन, राम ये वापस प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है और राम यहाँ पे नाउन है। एंड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। और उसके बाद फेल, पहले भी बताया था उस सेंटेंस में, वर्ब था और यहाँ पे डाउन इसको फेल वर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे डाउन जो है वो जो फेल वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपके एडवर्ब। चलिए, तो इस छोटे से तरीके से आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक एक चीज को एक एक अच्छे तरीके से आपको बता रहा है। देखो, वर्ड हमेशा आपके जो सेंटेंस लिखते हो उस सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से वर्ड जो है वो अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है और वहां पर वो किस लिए आया है उसका भी अर्थ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू हमें पता चल जाता है। जैसे हमने देखा कि ओह लिखा हुआ है, तो ओह यहाँ पर एक इंटरजेक्शन के रूप में काम कर रहा है, किसी एक एक्शन को बता रहा है, जो एक एक्सक्लेम्ड पोजीशन है किसी की वो बता रहा है। और सी है, सी यहाँ पे किसी लड़की के लिए यूज किया, यानी ये एक नाउन के प्लेस पे यूज किया गया, तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गया। लुक्ड यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब भी कौन सी है जो मैं आगे धीरे धीरे आपको और भी समझाऊंगा। इसमें ये वर्ब जो है ईडी लगी है, इसलिए यहाँ पे ये वीक वर्ब के रूप में यूज की जाएगी। एट प्रेपोजिशन है जो यहाँ पे राम के फेस को देखा, तो इसलिए यहाँ पे राम यहाँ पे नाउन का यूज कर रहा है और नाउन यहाँ पे कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसके बाद एंड जो है वो यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फेल डाउन, वो गिर गई, क्यों गिरी? क्योंकि उसने उसके फेस को देखा। तो यहाँ पे जो एंड जो दिया हुआ है वो कंजक्शन के रूप में, कनेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। आगे देखेंगे फेल यहाँ पे एक वर्ब है और उसके बाद दिया हुआ है डाउन, जो आपको पहले बता दिया कि डाउन जो है वो एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फेल वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वहां इसलिए इसको अपन ने नाम दिया है एडवर्ब का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लूंगा। कुछ और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग वर्ड जो होता है, एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे सेम वर्ड होते हैं विच कैन यूज एज ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीच इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जैसे एक वर्ड मैंने दे दिया यहाँ पे, एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि बुक्स हेल्प अस इन अवर स्टडीज। जो किताबें हैं वो यहाँ पे हमारी पढ़ाई में हमारी हेल्प करती है। तो ये बुक्स जो यहाँ पे आया है वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और वो भी कैसे सब्जेक्ट के रूप में? नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यही बुक वर्ड जो है वो मैं थोड़ा और आपको आगे एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा कि किस प्रकार से बुक वर्ब नाउन भी हो सकता है और वो वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया कि राधा ऑलवेज बुक्स टिकट्स राधा ऑलवेज बुक्स टिकट्स फॉर अस। राधा जो है वो हमेशा हमारे लिए टिकट जो है वो बुक करती है। देखिए, यहाँ पे वर्ड दोनों सेम है। ये जो बुक वर्ड मैंने लिया था पहले, वो दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगह पे आने के लिए इसका अर्थ जो है वो भी अलग अलग हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
तो यही सुंदरता है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो एक ही वर्ड को अलग अलग शब्द भेद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे बुक वर्ड था, एक सेंटेंस में जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया, उस फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया और वहां पे यूज किया अपन ने इसका संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में, और वही दूसरे सेंटेंस के अंदर मैंने इसका यूज किया एज ए वर्ब, इसका मैंने यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करते हैं। और हालांकि टाइम थोड़ा कम भी लेना है ताकि आपका जो ये बड़ी क्लास ना हो सके और मैं अपनी बात अच्छे से आपको समझा सकूं। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसके अंदर इसमें पुरानी स्लाइड, हाँ ओके 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 चलिए, ये जो पहले मैंने स्लाइड डाली थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद कंजक्शन, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन। इनको अलग अलग एक एक पॉइंट के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की। आगे एक और इसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करके मैं इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जिससे समझाने की कोशिश की। अब ये एक और बताया कि किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग तरीके से वो नाउन भी बन सकता है, वो प्रोनाउन भी बन सकता, नाउन भी बन सकता है या वर्ब भी बन सकता है। तो वो भी मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की। अब एक नई स्लाइड लेकर मैं ये समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से नाउन को मैं डिस्क्राइब करूंगा। नाउन, देखिए नाउन क्या है, नाउन इज अ वर्ड, या फिर अब मैं कह दूं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड which designate which थोड़ा सा इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड which is used to designate a person, thing और प्लेस। बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन संज्ञा, एक सीधे से अर्थ में इसका अर्थ देखें तो ये है कि ये किसी का नाम हो सकता है, वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। तो ये था कुछ नाउन की डेफिनेशन। अब नाउन के पार्ट्स, नाउन को 3 टाइप्स में बांटा गया है, जो मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें 5 टाइप भी होते हैं, और उन 5 टाइप को मैंने जो है एक टॉपिक 2 टाइप्स को जो है एक काइंड में ही रखा है। वो इस प्रकार से देखो, जैसे पहला अपन ले लेते हैं प्रॉपर नाउन, सेकंड ले लेते हैं कॉमन नाउन, और थर्ड ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, आपने 2 और नाम भी सुने होंगे, एक था मटेरियल नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो एक प्रकार से कॉमन चीजें हैं, वो एक कॉमन नाउन के अंदर मैं भी रख सकता हूं और उनको अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने कॉमन में रखा है। एक अपन कह सकते हैं कि एक उसका टाइप है मटेरियल नाउन, और एक टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब देखिए, प्रॉपर नाउन जिसको अपन हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं, कॉमन नाउन, और इसके बाद है ये व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के बाद समूहवाचक, समूहवाचक के बाद आपका पदार्थवाचक और भाववाचक,
और उसके बाद है कॉमन नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन को हम जो है वो हिंदी में व्यक्तिवाचक नाम से जानते हैं। और प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है? प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम, एक पर्सन का नाम और प्लेस का नाम। ठीक है, ये दोनों जो है वो, इन दोनों के नाम जो है वो इसके अंदर आएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि एलिस, एक एलिस नेम है जो एक प्रकार से इंग्लिश नेम है, और ये किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल लिया मैंने प्लेस का। प्लेस का एग्जांपल आपके आएगा, जैसे अपन ने ले लिया बाड़मेर। बाड़मेर का नाम, ये एक प्लेस है, तो इसका नाम भी किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। कॉमन नाउन एक प्रकार से एक कैटेगरी को बताता है, एक वर्ग समूह को बताता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं। और ये कॉमन नाउन जो है ये एक प्रकार से एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करेगा। जैसे मैंने बोल दिया मैन, और मैन जिसमें सारे व्यक्ति आ गए, जिसमें राम, मोहन, कृष्ण और ये सारे व्यक्ति जो है इस मैन के अंदर आ गए। और या फिर मैंने बोल दिया डॉग, तो डॉग के अंदर भी वो सारी प्रजातियां जो स्पीसीज डॉग की होती है, जिसको अपन किसी भी प्रकार से नाम रख देते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के अलग अलग नस्ल के लोग कुत्ते होते हैं, उनको भी एक डॉग वर्ड से मैंने एक वर्ड दे दिया। तो एक प्रकार से सारे कुत्तों को एक नाम से जाना जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉमन। यानी एक नाउन के रूप में, एक नेम के वर्ड में यूज किया हमने डॉग वर्ड, और सारे आदमियों के लिए जो वर्ड यूज किया जैसे मैन, तो ये एक प्रकार से कॉमन हो गए, सबके यूज के लिए यहाँ पे काम में आते हैं। तो इसको मैंने कॉमन नाउन के अंदर रखा है। और उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, और एक मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन के अंदर ही मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड यूज करके। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमन नाउन, जो एक ग्रुप को बताता है या एक कैटेगरी को बताता है। कौन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डिस्क्राइब अबाउट, एक्सप्लेन अबाउट अ कैटेगरी, जो एक प्रकार से दूसरे वर्ग के बारे में पूर्ण रूप से बताता है और उसको एक वर्ड में, एक नाम के रूप में दिखाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल है आपका डॉग, जो सभी डॉग्स के लिए यूज में लिया गया है। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया मैन, तो मैन भी यहाँ पे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, वुमेन हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, लॉयन हो गया। तो ये सारे जो है कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। और इसी के अंदर मैंने एक पार्ट बना के आपको बताया था कि मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को भी कॉमन नाउन ही कहूंगा। और क्यों कहूंगा उसका भी मैं एक रीजन बताता हूं आपको। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन के अंदर आप एक एग्जांपल देखें तो मटेरियल नाउन में क्या होगा? ये या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो एक प्रकार से जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे मान लो पेट्रोल का दे दिया, तो ये पेट्रोल जो है ये एक प्रकार से मटेरियल हो गया। या फिर मैंने सिल्वर का दे दिया, या मैंने स्टोन का दे दिया, या गोल्ड का दे दिया। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये मेटेरियल का काम कर रहे हैं, और वो मेटेरियल किसी में भी हो सकता है। जैसे कॉमन आपने बोल दिया चेयर, तो चेयर वर्ड जो है वो एक प्रकार से मेटेरियल नाउन नहीं होगा, उसको अपन कॉमन में रखेंगे क्योंकि वो सारी चेयर की कैटेगरी को बता रहा है। लेकिन ये मेटेरियल देखे तो अपन ऐसे कहेंगे कि चेयर सर मेटेरियल नाउन में आएगा, लेकिन नहीं। लेकिन वहां पे उसके अंदर मेटेरियल यूज तो हो रहा है। तो मेटेरियल एक ऐसी चीज होती है जिसको अपन हाथ में देखकर हल्का भारी उसको महसूस कर सकते हैं, या फिर थैली में डाल के ले जा सकते हैं। वो एक प्रकार से उसको अपन मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेयर कई बार मैं देखता हूं कि सर पूछते बच्चे वगैरह या जो भी मैं किसी को बताता हूं कि ये जो है वो आपके मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन के अंदर ही आता है, तो वो कहते हैं कि तो फिर चेयर जो है वो कॉमन नाउन है, तो मटेरियल नाउन के भी अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो लकड़ी लगी हुई है वो भी तो जो वुड है वही तो, उससे ही तो बनी है चेयर। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे इसको मटेरियल नाउन को मैंने कॉमन नाउन रखा है। वो एक प्रकार से कच्चे माल से पूर्ण रूप से निर्मित है, और इस बात का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे मटेरियल नाउन को भी मैंने कॉमन नाउन के अंदर रखा है। और उसके बाद बात आती है किसकी? यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लिया, जैसे मैंने वुड का। और एक बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो इस नाउन का फिफ्थ काइंड है। और एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन के अंदर ही मैंने एक फिफ्थ काइंड को डिस्क्राइब करने का ट्राई किया है, और ये है जैसे ट्रूथ हो गया, या फिर ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी। इसको अपन इसमें नहीं रख के ट्रूथ है, या फिर फीलिंग है, जो फीलिंग होती है और जो इमोशंस होते हैं वो इसके अंदर। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे भाव कैसे हो सकते हैं? या फिर वो सैड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश है, इमोशनल है, या फिर सोरो है। ये सारी जितनी भी हैप्पी, सैड, ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर रखने की बात रखी जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो ये कुछ नाउन के काइंड थे, और नाउन को और भी अच्छे से समझने के लिए इसका
और भी एक प्रकार से एक टाइम में या कुछ लिमिटेड टाइम में नाउन को नहीं समझा जा सकता। नाउन को किस प्रकार से कंप्यूटेशन लेवल पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ पे ये पता किया जाता है कि यहाँ पे नाउन होगा, तो उसकी भी कुछ 2-3 ट्रिक्स जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगी, वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। हालाँकि वो स्कूल लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंपटीशन लेवल में भी अगर कोई पढ़ना चाहे, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे एक बेसिक चीज़ है। जैसे अगर आप नाउन का पता करना चाहते हो, तो नाउन जो है वो 2 प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, या आप जो उसके जो है ना प्रीसिडेंट मीन्स उससे आगे वाला, उससे आगे प्रीसीडेड बाय होगा। जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल लिखा हुआ आ गया, जैसे द के बाद अगर रिच आ गया, हालांकि ये रिच वर्ड जो है ना, यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, लेकिन उसके आगे जैसे ही द लगा दिया तो ये रिच वर्ड जो है वो प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है यहाँ पे नाउन का रूप में ले लेगा। तो इस प्रकार से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो वहां पे वो नाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर देकर मैं समझाऊं, तो अगर किसी वर्ड के पीछे नाउन, मैंने एक बार और बताई कि नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी ज्यादातर आता है। और इसके बाद अगर एक और एग्जांपल दूं, तो आर्टिकल है या फिर वो प्रीपोजिशन को फॉलो करने वाला, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाला वर्ड होता है, वो भी आपके, जैसे आर्टिकल के बाद आने वाला हमने जैसे माना किसको, नाउन को माना, वैसे वैसे प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड जो है वो भी नाउन हो सकता है। और इसके अलावा ये नाउन का कुछ फाइंड करने का टाइप था और उसको आइडेंटिफाई करने का टाइप था। इसके बाद कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे OUS लगा होता है, या फिर MENT लगा होता है, या फिर ENT लगा होता है। ऐसे वर्ड भी होते हैं, वो नाउन के अंदर आते हैं। और अब मैं आगे चलना चाहूंगा, इस नाउन के अंदर ही कुछ और चीजें हैं। नाउन के केस, नाउन किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। यूज ऑफ नाउन, नाउन को मैं 3 प्रकार से यूज कर सकता हूं। जैसे पहला यूज मैंने लिखा नॉमिनेटिव, और नॉमिनेटिव जिसको अपन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म। और सेकंड मैंने बोला ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इन दोनों केस में नाउन का यूज किया जा सकता है। और ये दो, जैसे सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है नाउन जो है वो आपका, ऑब्जेक्ट केस के रूप में भी आ सकता है। इसके बाद कुछ और चीजें जो नाउन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे यहां पे देखिए, नाउन जो है, नाउन के अंदर ही नाउन नंबर, जो 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है आपके प्लूरल। इसके भी रूल्स होते हैं, किस प्रकार से सिंगुलर है और किस प्रकार से उसको प्लूरल में चेंज करना है। उसके बाद नाउन के अंदर आपके आता है जेंडर, और इसके 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप है आपका मस्कुलिन, सेकंड है फेमिनिन, थर्ड है कॉमन, और फोर्थ है न्यूटर। तो ये कुछ मोटा मोटा तरीका नाउन को एक्सप्लेन करने का। तो ये था नाउन। इससे भी नाउन को एक लिमिटेड टाइम में, जैसे मैंने पहले बताया, लिमिटेड टाइम में नाउन को अपन नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी जितना मैं मेरे तरीके से, जितना मेरे से हो सकता, जितनी मेरी नॉलेज गेन की हुई है, उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्राई किया नाउन को एक्सप्लेन करने का। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है, जिसको अपन एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड है जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को। नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं? एडजेक्टिव वर्ड जो है वो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। जैसे सॉरी, मैं थोड़ा इसमें चेंज करना चाहूंगा। मैंने थोड़ा पैटर्न इसमें देखिए, नाउन से, नाउन के जस्ट बाद मैं थोड़ा सा प्रोनाउन समझाना चाहूंगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वर्ड which are used on place of नाउन। नाउन के प्लेस पे काम आने वाले वर्ड जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के अंदर आपको एक कैटेगरी याद रखनी है, पहला है
पर्सनल प्रोनाउन। इसको याद कर लेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये टॉपिक है ये आपका अच्छे से कवर करने में हेल्प करेगा। इसकी एक ऐसा चार्ट है पर्सन का जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो आपके हर जगह काम आता है, किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन है। जैसे एक चार्ट को मैं अलग से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले कौन कौन से है वो देखिए। पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यानी जो ये बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जिसके बारे में जो बात सामने वाला सुन रहा है, यू। ओके, एंड थर्ड इज जिसके बारे में बात की जा रही है, जो अदर है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम लेकर बात की जा रही है, वो आपके इस थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे ही, सी, इट, दे और अदर सिंगुलर नाउन। अदर सिंगुलर वर्ड, जो अदर सिंगुलर नाउन वर्ड है वो इसके थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो ये कुछ चार्ट था पर्सन का। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी, सेकेंड पर्सन जिसमें यू, और थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, दे और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर सिंगुलर नाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा था, और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक चार्ट में प्रिपेयर करने की ट्राई करूंगा। जैसे यहां पे पहले यहां पे मैं लिख दूंगा प्रोनाउन, उसके बाद यहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए अब ठीक है, प्रोनाउन जिसमें अपन यहां पे रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, जिसमें आता है आपके आई और वी। इसके बाद यहां पे रखूंगा मैं सेकंड पर्सन को, जिसमें आप यू, और थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट और दे। चलिए पॉजिटिव केस में माइन, आई का हो जाएगा और वी का हो जाएगा ओवर्स। वी का हो जाएगा ओवर्स, यू का हो जाएगा आपके योर्स, और ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर्ष, इट का हो जाएगा इट्स, और दी का हो जाएगा देम। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, योर का ये यू का यू हो जाएगा, और हिज का यहाँ पे ही का हिम होगा, और सी का हर होगा, इट का इट होगा, और यहाँ पे देयर्स होगा, और उसके बाद यहाँ पे देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। किसका? प्रोनाउन का। ये कुछ चार्ट था पॉजिटिव प्रोनाउन, और यहाँ थोड़ा मैं पहले इसको लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिखना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के अंदर, और प्रोनाउन जो कौन कौन से हैं यहाँ पे एक सब्जेक्टिव रूप में आते हैं प्रोनाउन वो, और उसके बाद सब्जेक्टिव रूप में प्रोनाउन जो आते हैं वो जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, थर्ड पर्सन हो गया। इसके बाद सेकंड में इसको मानूंगा ऑब्जेक्टिव, जो आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। अब देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन, जो माइन, जहां पे अधिकार जताता हो उस चीज को अपन पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, माइन लिया है, जो आप प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, माइन, और उसके बाद ओवर्स, और उसके बाद योर के बाद यहाँ पे हिज है, हिज के बाद हर्ष है, इट्स है और देयर्स है। ये कुछ चार्ट था प्रोनाउन का। चलिए इसके अलावा भी प्रोनाउन है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसके अंदर ईच अनदर, वन अनदर, ये सारे वर्ड है, हिमसेल्फ है, और सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन है। लेकिन एक
अगर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें जिसको अपन प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये एक चार्ट है जिसको अपन ने याद कर लिया तो काफ़ी हद तक अपने दिमाग में प्रोनाउन जो है वो एक तरीके से बैठ सकता है, समझ में आ सकता है। चलिए, अब बात करते हैं आगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, विशेषण, ये क्या करता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको एक प्रकार से मॉडिफाई करके उसमें एक विशेषता को ऐड करने का काम करता है, वो एडजेक्टिव काम करता है। तो यह मैं एक छोटी सी परिभाषा लिख के समझाना चाहूंगा कि मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। अब एडजेक्टिव को बात करेंगे, एडजेक्टिव किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव कैसे, देखिए, एडजेक्टिव जो है वो आपके तीन तरीके से, एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली और पोस्ट पॉजिटिवली, तीन प्रकार से एडजेक्टिव का यूज अपन कर सकते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव के थोड़े और टाइप्स भी है, वो भी मैं जितना हो सके उतना कम टाइम में और शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एडजेक्टिव का यूज सबसे पहले मतलब बताया एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिव यूज इसका, या फिर अपन पहले हेडिंग डाल देते हैं ताकि ये कंफ्यूजिंग ना रहे, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे मैंने परिभाषा लिखी मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया हॉर्स, HORSE, हॉर्स, अगर मैंने इसके आगे लिख दिया व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, तो यहाँ पे जो हॉर्स को जो है, हॉर्स यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, उसको जो है वो एक प्रकार से मॉडिफाई करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ड जो आया है इसके आगे वो दिया हुआ है व्हाइट। इसके अलावा एक और मान लो गर्ल लिख दिया यहाँ पे, और गर्ल यहाँ पे नाउन है और इसके आगे अगर लिख दिया मैंने ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल को एक विशेषता, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी है, दिखने में सुंदर है। चलिए, अब एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। सॉरी, पहले मैं जैसे बात कर रहा था यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, किस प्रकार से एडजेक्टिव के यूज होते हैं। जैसे पहला मैंने बताया एट्रीब्यूटिव यूज, सेकंड मैंने बताया प्रेडिकेटिव यूज, और थर्ड मैंने बताया पोस्ट पॉजिटिव। चलिए, ये तीन टाइप है जिनसे हम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली यूज कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, एट्रीब्यूटिवली यूज करने के लिए जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि ब्यूटीफुल, अभी मैंने जैसे बताया था ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है, यहां पे गर्ल से आगे, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले, बिफोर यूज किया जाता है जो वर्ड, वो आपके एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव के अंदर आता है। तो ये एग्जांपल आपके किसका हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? सबसे पहले आपका एडजेक्टिव आ जाएगा और एडजेक्टिव के बाद जो है वो नाउन आया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा है? एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यूज किया गया है। इसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था, सेकंड थिंग बोली थी प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव कैसे यूज करना है? प्रेडिकेटिव का पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो वर्ब रखनी है, और वर्ब के बाद जो आता है, जो एडजेक्टिव आता है, वही आपका एडजेक्टिव कौन सा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोल दिया सी इज ब्यूटीफुल, तो यहां पे सी के लिए ये ब्यूटीफुल वर्ड आया, लेकिन वर्ब के बाद इसको रखा गया है, तो यहां पे ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। लेकिन कैसे यूज किया गया है? एक प्रकार से प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। चलिए, एक और मैं एग्जांपल जिसके बारे में बात कर रहा था, जो तीसरा इसका टाइप था, इसका यूज था, वो था पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव यूज कैसे होता है? पोस्ट पॉजिटिव जो है वो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले नाउन होगा, और नाउन के बाद में एक ऐसे एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव विच आर यूज्ड आफ्टर नाउन, तो वो आपके हो जाएंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपके एडजेक्टिव रख देंगे। एग्जाम्पल देखिए,
इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल देखिए, पोस्ट पॉजिटिव का एग्जाम्पल है जैसे प्रिंसेस, प्रिंसेस रॉयल। तो यहां पे जो रॉयल वर्ड है वो आपके क्या काम कर रहा है, प्रिंसेस नाउन है और नाउन के बाद आया है, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है और नाउन के बाद जो आया है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कैसा है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे ये काम कर रहा है। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे आप कोर्ट मार्शल, यहाँ पे कोर्ट वर्ड जो है वो नाउन है और मार्शल जैसे सैनिक अदालत कहते हैं, वो एक प्रकार से कोर्ट मार्शल हो गया, या फिर पब्लिक या फिर नोटेरी पब्लिक, तो एक प्रकार से वो भी एक वर्ड जो है वो इसके अंदर जैसे प्रिंसेस रेंगेट या फिर ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, काफी ज्यादातर इतना नहीं है, इनको अगर देखें, अगर सर्च करके देखें तो ये काफी कम लिमिटेड रूप में अपन इसको संक्षिप्त करके समझ सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो पोस्ट पॉजिटिवली होते हैं। लेकिन ये जो एट्रीब्यूटिवली है ये बहुत है, अनलिमिटेड है, और जो ये प्रेडिकेटिवली ये तो वर्ब के बाद ही यूज किए जाते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट पॉजिटिव है इसको अगर अच्छे से ध्यान में देखा जाए तो एक लिस्ट प्रिपेयर कर ले तो ये कवर हो सकते हैं आसानी से। अब ये हो गया एडजेक्टिव के यूजेस। अब देखिए एडजेक्टिव के टाइप्स या फिर एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो किस प्रकार से एडजेक्टिव के काइंड है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले क्वालिटी वाला, ठीक है, और क्वालिटी इसके बाद एक और अपन लेते हैं, पहले अपन रख देते हैं इसको प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे प्रॉपर नाउन था वैसे ही ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, और इसके बाद मैंने कह दिया क्वालिटी वाला, और इसके बाद सेकंड है क्वालिटी, थर्ड है क्वांटिटी, फोर्थ है आपके क्वालिटी, क्वांटिटी, और इसके बाद नंबर, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसके बाद अपन पॉजिटिव को ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये नंबर आ गया, क्वालिटी आ गई, क्वांटिटी आ गई, और इसके बाद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो भी हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होती है। तो ये तीनों टाइप है जिसमें लगभग सिमिलर वर्ड है। उसको भी एक ट्राई करूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ था तो मैं उसको एक चार्ट में बता सकूं, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किस प्रकार से इंटेरोगेटिव जो है सब में आ रहा है, लेकिन इसका अलग अलग क्या टाइप है। अब जैसे शुरू में मैंने एक बात की थी डिटरमिनर, तो डिटरमिनर्स जो है वो एडजेक्टिव के अंदर ही काउंट करूंगा, और वो इसमें न रखते हुए मैं अलग से आपको बताऊंगा। जैसे ये 7 काइंड्स है। अब जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से ही बनता है। प्रॉपर जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, जैसे मान लो मैंने बोल दिया इंडिया, तो इंडिया यहां पे एक नाउन हो गया, लेकिन इसमें रहने वाले कौन हो गए, तो ये जो बन रहा है वो बनेगा आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा इसका, इंडियन। आई लव इंडियन फूड, ठीक है, आई लाइक फ्रेंच वाइन, या फिर और एग्जांपल बोलूं जैसे अरेबियन परफ्यूम्स, तो अरेबिया, ठीक है, वहां का जो परफ्यूम है वो उसकी अगर जो विशेषता बताए तो अरेबियन परफ्यूम आर वेरी कॉस्टली, तो एक प्रकार से वो अरेबियन हो गया, इंडियन हो गया, पंजाबी हो गया, राजस्थानी हो गया, तो एक प्रॉपर नाउन से जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन रहा है। अब बात की क्वालिटी की, क्वालिटी जैसे वो ब्लैक, काला, उसका कलर हो सकता है, ठीक है, और वो उसकी इंटेलिजेंस के आधार पे हो सकता है, इंटेलिजेंट बॉय कह दो, ब्लैक हॉर्स कह दो, ठीक है, और इसके बाद अगली कह दो, ब्यूटीफुल कह दो। ये सारी जो क्वालिटी बताने का काम करता है वो इसके अंदर क्वालिटी के अंदर आएगा। इसके बाद मैंने कहा क्वांटिटी, क्वांटिटी एक मात्रा, जैसे सम, फ्यू, लिटिल, ये सारे वर्ड जो है वो क्वांटिटी के अंदर आएगा। नंबर 2 टाइप से अपन कह सकते हैं। एक नंबर है आपके क्वांटिटी, नंबर जो है 2 टाइप से अपन इसमें रखेंगे, जैसे पहला मैंने बताया कार्डिनल,
पहला बताया कार्डिनल और दूसरा बताया मैंने ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल जैसे वह जो एक प्रकार से नंबर सीरीज को बताए 1 2 3 4 ये आ जाएगा कार्डिनल के अंदर, और ऑर्डिनल जो है वो पोजीशन को बताता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ही इज द फर्स्ट बॉय, ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, या फिर वो जो है आपके इसके अंदर ऑर्डिनल के अंदर आ जाएगा, और कार्डिनल के अंदर आ जाएगा 1 है, 2 है, ये सारा आपके कार्डिनल के अंदर है। ऑर्डिनल में अंदर जिसको अपन कहेंगे फर्स्ट सीरीज, जिसमें पोजीशन को बताता है, फर्स्ट सेकेंड, ये सारा अपन इसके अंदर रखेंगे। अब बात आती है डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव जो किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए काम में आते हैं, वो एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये डिस्टेंस के रूप में, जैसे पास में है तो उनके लिए सिंगुलर में दिस का यूज किया जाएगा और प्लूरल के अंदर दीज का यूज किया जाएगा। अगर वो सिंगुलर है लेकिन दूर है तो वहां पे दैट का यूज, और अगर वो प्लूरल में है और वो दूर है तो वहां पे अपन दोज का यूज करेंगे। तो ये प्रकार था डेमोन्स्ट्रेटिव का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रकार से सेम ही टाइप है, दिस, दैट, दीज, दोज। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे मैंने बताया ईच, एवरी, ये दो वर्ड है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या काम करते हैं, जैसे मैं इनको एग्जांपल देने की ट्राई करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये जैसे वर्ड लिखा मैंने ईच, तो ईच का एग्जांपल जैसे ईच बॉय, तो यहाँ पे बॉय के आगे ईच लगा है, यानी प्रत्येक लड़का या प्रत्येक बच्चा, ईच बॉय विल गेट प्राइज, प्रत्येक बच्चे को जो है प्राइज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी हर एक बच्चे को, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आ रहा है, दोनों को, प्रत्येक के बारे में बात हो रही है और प्रत्येक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे ईच का यूज किया। और वैसे अगर एवरी का एग्जांपल लूं तो एवरी गर्ल नोज डांसिंग, यानी प्रत्येक लड़की को पता है, हर लड़की को पता है कि किस प्रकार से डांस किया जाता है। तो ये कुछ दो एग्जांपल थे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर जैसे विच, हुज, ये जो है वो इंटेरोगेटिव के अंदर आएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद नाउन लगेगा तो ये हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव। अगर इसके बाद जो है वो नाउन लगाकर हम इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए, ये था एडजेक्टिव का। अब थोड़ा सा और देखेंगे एडजेक्टिव को। वैसे एडजेक्टिव को ऑर्डर है, तो उसको अगर ध्यान से देखना हो तो जैसे नोसा स्कॉम्प, जैसे ये भी हमारा एक ट्रिक के रूप में याद रखा हुआ है, जैसे नोसा स्कॉम्प यानी नंबर पहले और उसके बाद किस कलर, ओरिजिन वगैरह ये चीज़ है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो और ट्राई करेंगे, अगर मौका मिला तो मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके और अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। लेकिन अभी देखिए एडजेक्टिव के बाद जो है वो बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब को हिंदी में छोड़ो कि इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो सब बात छोड़ो। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जो है वो ऐड करने का काम करता है। किसमें ऐड करने का काम करता है, वर्ब और किसके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर। हालांकि सॉरी, वर्ब और एडवर्ब दोनों की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया एक, जैसे आप देखिए एडवर्ब रोहित रन्स फास्टली, तो यहां पे रोहित रन्स ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। और वर्ब के अंदर यहां पे जो ये फास्टली लगा, यानी ये वर्ब को ही क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की ही विशेषता बता रहा है, वर्ब को ही और आगे उसमें ऐड कर रहा है कि रोहित जो है वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे एक वर्ब के बारे में बात आई है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, फास्टली वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके एडवर्ब। अगर एक और एग्जांपल लूं जिसमें एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, जैसे यहीं पे वापस अगर रोहित का ही नाम ले लेते हैं अपन, रोहित रन्स वेरी स्लोली। अब देखिए यहां पे ये एडवर्ब है, लेकिन वेरी वर्ड जो आया ना, तो ये वेरी वर्ड भी एडवर्ब का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्लोली वर्ड को ही क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको ही क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से जो एडवर्ब होती है वो वर्ब और एडवर्ब दोनों को क्वालिफाई करती है। इसके अलावा इसका अगर देखा जाए तो इसके टाइप भी होते हैं, और टाइप जैसे मैनर है, एमपीटी मैनर, प्लेस, टाइम, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एडवर्ब है। तो अलग अलग टाइप से एडवर्ब को, अगर एडवर्ब के लिए जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे जो है एक, इनको अपन रखकर किस प्रकार से, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इन जगह, इन किस्मों को करके अपन एडवर्ब वहां पर पता कर सकते हैं। और इसका एक और बेसिक अगर देखें तो एमपीटी, जिसको मैनर कहते हैं, इसके बाद प्लेस आता है, इसके बाद टाइम आता है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी होती है, एडवर्ब का टाइप है।
और इसके अलावा एडवर्ब के बाद बात करेंगे अपन प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ने का काम प्रेपोजिशन करते हैं। तो प्रेपोजिशन देखो आप, जैसे आपने पढ़ा होगा, इन, ऑन, इनटू, अंडर, बिटवीन, अंडर, ये सारे जो है वो किसके अंदर आएंगे, आपके प्रेपोजिशन के बीच में आएंगे। एक एग्जांपल देखिए, मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि क्यों प्रीपोजिशन जरूरी है सेंटेंस के अंदर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि रोहित इज, यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, रोहित इज द किचन। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि रोहित एक रसोई घर है। ये क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। अब एक और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करने की ट्राई करूंगा, रोहित इज इन द किचन। तो यहां पे इसका मीनिंग निकल रहा है कि रोहित जो है वो रसोई घर के अंदर है। तो इस प्रकार से नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उन दोनों को आपस में जोड़कर सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए काम में जो आता है उसको अपन प्रेपोजिशन कहते हैं, और इसको हिंदी में कह सकते हैं संबंध सूचक, रिलेशन बताता हो नाउन और प्रोनाउन के बीच में। अब देखिए प्रेपोजिशन के बाद अगर बात करें कंजक्शन की, कंजक्शन जिनको मैं कनेक्टिव भी कह सकता हूं, क्या काम करते हैं, ग्रुपिंग करने का, कनेक्ट करने का, लिंक करने का सेंटेंस को। जैसे एक एग्जांपल दे दो, जैसे ही वर्क हार्ड बट ही वर्क हार्ड, he works hard so he get through, so he gets success। वो बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है और तो वो जो है वो क्या कर रहा है, तो वो जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये बात थी किसकी, कंजक्शन की। कंजक्शन क्या काम करते हैं, कनेक्ट करने का दो सेंटेंस को। अगर और बात करूं तो जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम जो है वो क्या है, गुड फ्रेंड्स है। यहां राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, एंड ने किया है। तो ये एंड जो है वो यहाँ पे कंजक्शन का प्रकार है। अगर इसको और अच्छे से बताना चाहूं तो कंजक्शन जो है वो दो टाइप से आप याद कर सकते हो। जैसे कंजक्शन दो टाइप मैंने बताए। जैसे इसके अंदर ही दो प्रकार है जिसको अपन क्लोज एनालिसिस के अंदर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर पहले कोऑर्डिनेटिंग की बात करें, उसको अगर याद करने की कोशिश करें तो वो 18 जो है वो 18 की क्यूमुलेटिव है और इस प्रकार से डिसजंक्टिव है। उनको याद करके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अपन कवर कर सकते हैं। वो 18 होते हैं काउंटिंग में। अगर बेसिक कवर करना चाहे तो 18 याद हो जाएंगे तो भी अपने काफी अच्छे स्तर तक कवर कर सकते हैं। सॉरी बार बार ये थोड़ा कोऑर्डिनेटिंग। अगर इसको ट्रिक से याद करें तो जैसे फैन बॉयज, जैसे देखिए एफ फॉर अपन फोर ले सकते हैं, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर ले सकते हैं या नाइदर ले सकते हैं, NEITHER, इसको भी अपन कर सकते हैं। बी फॉर बट, ओ फॉर ओनली या फिर और कह सकते हैं। इसके बाद वाई यानी यट और एस फॉर स्टिल। तो ये कुछ मैंने ट्राई किया है इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की। फैन बॉयज, एफ फॉर फोर,
A फॉर एंड, N फॉर नोर, या फिर एक और एग्जांपल है नाइदर, इसके अलावा B बट, O ओनली भी हो सकता है, और भी हो सकता है। इसके बाद Y यट है, और S फॉर स्टिल के रूप में अपन कह सकते हैं। ये कुछ वर्ड है जो कनेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं और दो सेंटेंस को कनेक्ट करके एक मीनिंग देते हैं, और ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में काम आते हैं। चलिए इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर कौन से आएंगे, जैसे ऑल्दो, अनलेस, अनटिल, दैट, सो दैट, ऐसे जो है वो इसके अंदर आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर। ये क्लोज एनालिसिस का ही एक टॉपिक है जो इसको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग के तहत अपन कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक, चलिए लास्ट टॉपिक, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट, जिसको अपन ने कहा था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जो एक प्रकार से एक्सक्लेम्ड एक्सप्रेशन बताते हैं वो इंटरजेक्शन, जैसे आप कह सकते हो अल्लास, हुर्रा, वो सारे वर्ड जो है इसके अंदर आते हैं। अल्लास, ही इज डेड, अल्लास वह मर गया, ही इज डाई, ठीक है। और इसके बाद हुर्रा, हुर्रा, वी वॉन द मैच, ओके। और इसके बाद एक और अपन कह सकते हैं वाओ, ब्यूटीफुल ड्रेस, तो कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे शब्द जो एक प्रकार से बॉडी के एक्सप्रेशन को बताते हैं फेस के जरिए, जैसे अल्लास हो गया, दुख को बता रहा है, सैडनेस को बता रहा है। इसके बाद बात की हुर्रा, जो बहुत ही खुशी, जॉयफुल इवेंट को बता रहा है कि हम मैच जीत गए। वाओ, एक प्रकार से आश्चर्य, सरप्राइज एक्शन को बता रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत ही अच्छी ड्रेस। तो ये कुछ वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। अब शुरू में मैंने एक बात की थी कि एडजेक्टिव जो है, डिटर्मिनर जो है इसका टाइप, वो एडजेक्टिव के अंदर ही आता है। वो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक थोड़ा सा मैं पहले बात एक मेरी रखना चाहूंगा, जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंदर ही डिटर्मिनर को क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों टाइप से अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। कौन सा टाइप ओपन के अंदर आता है, कौन सा टाइप क्लोज के अंदर आता है। बस 5 से 10 मिनट की क्लास रही है मेरी, जिसमें मैं थोड़ा सा जितना हो सके मेरे से उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, एक बताया ओपन और दूसरा बताया क्लोज। ये दोनों नाउन जो है, नाउन जो है वो ओपन क्लास है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओपन क्लास है। इसके अंदर अपन जो है वो अलग अलग वर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, नया वर्ड भी इसमें इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद अपन वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद सीडी रोम है, और सीडी रोम के बाद अलग अलग प्रकार से वेबसाइट्स है, जो इसका एक प्रकार से मॉडिफाइज होकर न्यू टाइप्स जो है निकलते रहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो ओपन क्लास के अंदर है जिसमें अपन कुछ ऐड कर सकते हैं, और वह एक सीमित ना होकर अनलिमिटेड होता है, उसके अंदर नया प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वो आता है नाउन। नाउन जो है वो एक प्रकार से ओपन क्लास है। क्लोज, ये कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो क्लोज, क्लोज एंडेड कौन से और ओपन एंडेड यहाँ पे अपने आप बता रहे हैं। अब क्लोज एंडेड को, क्लोज एंडेड के अंदर मैं 4 टॉपिक रखूंगा, जैसे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में आप सीमित है, जैसे इन, एंड, एट, इनटू, अंडर, ये सारे जो इसमें कुछ नया प्रयोग करके आप कुछ नया प्रेपोजिशन नहीं ऐड कर सकते। हालांकि ग्रामेरियन अगर हो आप तो अपन कर सकते हैं, नया इन्वेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन इसको फिलहाल जो है वो जो भी ग्रामेरियंस है उन्होंने इसको जो है क्लोज प्रेपोजिशन में, सॉरी क्लोज पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा है। प्रेपोजिशन आ गया। इसके बाद अगर बात अभी लास्ट जैसे हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन, और इसके बाद अगर बात करें कंजक्शन की, कंजक्शन भी जैसे यट है, स्टिल है, और अनलेस है, दो है, ऑल्दो है, बट है, फैन बॉयज वाला सारे जो वर्ड बताए वो है, नेवरथलेस है, और नोर, सो, देयरफॉर, फॉर, ये सारे जो है कंजक्शन एक प्रकार से क्लोज एंडेड होते हैं। इसमें नया प्रयोग करके कुछ नई चीज नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये हो गया प्रेपोजिशन, हो गया इंटरजेक्शन, हो गया कंजक्शन, हो गया। इसके अलावा एक और रह रहा है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, नाउन, प्रोनाउन।
प्रोनाउन भी है वो इसके अंदर क्लोज इसके आएगा। अब देखिए एडजेक्टिव के अंदर ही डिटरमिनर्स हैं और अब थोड़ी सी एक बात और है, ये कितने टाइप के 1 2 3 4 5 तीन टाइप ऐसे हैं जो क्लोज के अंदर भी आते हैं और ओपन के अंदर भी आते हैं। वो तीन कौन से हैं देखो, जो क्लोज के अंदर भी आते हैं और ओपन के अंदर भी आते हैं। जैसे तीन टाइप यहाँ पे देखो, क्लोज और ओपन, ये तीन टाइप है। पहला मैं बताऊंगा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव किस प्रकार से क्या है, क्लोज भी है और ओपन भी है। पहले क्लोज को रखूंगा, सॉरी पहले ओपन को रखूंगा। जैसे मान लो कोई क्वालिटी है डार्क, ठीक है, ब्लैक, ब्राइट, ब्यूटीफुल, ये सारा जितनी भी क्वालिटी है वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, ओपन क्लास के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है, एक मिनट कॉल करो, इसके बाद है क्लोज, ठीक है। क्लोज के अंदर क्या होगा, क्लोज के अंदर ही जो डिटरमिनर्स जो मैंने शुरू में बात की थी, ये डिटरमिनर्स जो है वो एडजेक्टिव के होते हैं। और वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं, डिटरमिनर्स, जो डिटरमिनर्स होते हैं वो क्लोज एडजेक्टिव होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो इसके डिटरमिनर्स जितने भी है, जैसे ए है, एन है, द है, फ्यू है, लिटिल है, सम है, मच है, मोर, मैनी, ये सारे जो है वो एक प्रकार से क्लोज एंडेड होते हैं। अब बात करेंगे एडजेक्टिव किस प्रकार से ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अब मैं बात करूंगा किसकी, वर्ब की। चलिए वर्ब को, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब शायद डिफाइन करना रह गया। वर्ब को किस प्रकार से देखें, वर्ब जो है वो जैसे मेन वर्ब होती है वो ओपन वर्ब होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो ऑक्सिलरी वर्बें होती है, ऑक्सिलरी जितनी भी होती है 24, वो जो है वो लिमिटेड है, इसलिए उसको क्लोज एंडेड के रखा है। और इसके बाद वर्ब को थोड़ा सा मैं यहां समझाना चाहूंगा। वर्ब जो है वो क्या होता है, वर्ब एक एक्शन, जो स्टेट और एक्शन को बताता है वो वर्ब आता है। वर्ब क्या काम करती है, किसी भी काम का करना, ठीक है ना। वो अगर डूअर जो काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वो होती है वर्ब। वर्ब को अगर प्रकारों में बांट के बात करें, हालांकि यहाँ पे ये अलग चार्ट है, इसके अंदर मैं नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको जो है रेज कर लूंगा, इस स्लाइड के अंदर नहीं रखूंगा। वर्ब को जो है मैंने तीन टाइप के अंदर, और भी कई टाइप हो सकते हैं, लेकिन तीन टाइप के अंदर मोटे मोटे तरीके से समझ सकते हैं। बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के आधार पर, बेसिस ऑफ यूटिलिटी जिसको अपन हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। बेसिस ऑफ यूटिलिटी, जो बात कर रहे थे अपन किसकी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी के रूप में भी जाना जाता है, ये कितनी होती है, 24 होती है। 24 में से 11 जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है और 13 जो होती है मॉडल ऑक्सिलरी होती है, ठीक है। तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डू वर्ब होती है। उसके बाद आपके जो है वो हैज वर्ब होती है, और सॉरी हैव वर्ब जिसे कहते हैं वो होती है। और इसके बाद आपके कौन सी वर्ब, डू, हैव और डिड वर्ब। इसको मैं लिख के देता हूं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एक आपके इसके अंदर बी वर्ब आ जाएगी जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। और इसके बाद आपके हैव वर्ब के अंदर हैज, हैव और हैड आ जाएगा। इसके बाद डू के बाद डू आएगा, डिड आएगा और डज, ये आपके वर्ब हो जाएगी। ये आपके बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। अब एक और वर्ब का टाइप, जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए तो आपका काफी हद तक ग्रामर जो है वो बेसिक क्लियर होने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक से टक्कर ले सकते हो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक के ऊपर। तो उसी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। और देखिएगा इसके अंदर ट्रांजिटिव और दूसरा टाइप है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है, ये विथ ऑब्जेक्ट होता है, विथ ऑब्जेक्ट, और ये विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी इनट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ट्रांजिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम राइड्स
अ लेटर, तो राम जो है वो लेटर लिख रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ है, लेटर जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर सीधा ऐसे दे दिया बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स फ्लाई इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आ जाएगा। ये था कुछ बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक और वर्ब का थोड़ा सा बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बता देता हूँ। स्ट्रेंथ के हिसाब से वीक वर्ब और एक स्ट्रॉन्ग वर्ब। जितनी भी आपके ईडी लगकर जो वर्ब चेंज होती है या फिर ईडी लगकर जो चेंज होती है वो जो है वीक वर्ब में आएगी, और स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसमें वाउल चेंज होता है बीच का या फिर बीच के वर्ड चेंज होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर आएगा। कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे वीक का देखो, वीक का एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ले लिया प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। अब देखे मान ले सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सो। तो यहाँ पे बीच का वोवल जो है वो या फिर कुछ वर्ड चेंज होकर नया वर्ड क्रिएट करते हैं तो वो आ जाएगा आपके स्ट्रॉन्ग में, और जो ईडी लगकर वर्ब को करने चालू रखता है वो जो है वो आपके वीक वर्ब में आ जाएंगे। अब देखिए ये था कुछ वर्ब का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो आपके सब्जेक्ट के साथ आती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि सी वॉन्ट्स टू इंजॉय द पार्टी, इसमें सी वॉन्ट्स टू इंजॉय, इसके बाद टू के बाद जो इंजॉय आ रहा है वो टू इंजॉय जो हो जाएगा वो इनफिनिट नॉन फाइनाइट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल दूं, वही का ये एग्जांपल मैं सब्जेक्ट चेंज करूं, जैसे आई वॉन्ट टू एंजॉय, यहाँ पे पहले में वॉन्ट्स था, यहाँ पे वॉन्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यह पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। वहां पे सी था तो सी के साथ वर्ब वॉन्ट्स रही, और यहाँ पे आई था, आई के साथ वर्ब वॉन्ट हो गई। लेकिन टू एंजॉय द पार्टी सेम का सेम है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है और उसमें जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो आपके फाइनाइट के अंदर आ जाएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, जैसे टू इंजॉय, तो टू इंजॉय में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना सब्जेक्ट चेंज हुआ तब हुआ, तो इस प्रकार से टू इंजॉय जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? ये ओपन की और क्लोज की। मेन वर्ब जो होती है वो जो है ओपन होती है। अब ये हो गया। अब जैसे लास्ट बचा है एडवर्ब, तो एडवर्ब जो है आपके किस प्रकार से क्लोज होती है और किस प्रकार से ओपन होती है। ओपन वो होती है जो एलवाई से कनेक्टेड होती है, लगभग क्लीनली, स्विफ्टली, फास्टली, हार्डली, ये सारे वर्ड जो है वो इसके अंदर एलवाई से जो कनेक्ट होते हैं वो ओपन होते हैं, उसमें आप नया वर्ड क्रिएट कर सकते हो, तो वो आ जाएगी आपके इसके अंदर। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑफन, समटाइम्स, तो ये वर्ड जो है आपके किस में आ जाएंगे? क्लोज के अंदर आ जाएंगे। देखिए ये बात शुरू में की थी ओपन और क्लोज की, किस प्रकार से, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें आठ पार्ट्स अपन डिस्कस किए, और सबसे पहले एक सेंटेंस लिया था, उसके थ्रू भी अपन अच्छे से समझ सकते हैं। एक और यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस प्रकार से ओपन और क्लोज में रखे जाते हैं। जैसे ओपन के अंदर नाउन है, और ओपन वो होता है जिसको जो कोई भी लिमिट को नहीं मानता, उसके अंदर नए वर्ड अपन क्रिएट कर सकते हैं, वो आएगा ओपन क्लास के अंदर। ये ओपन क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये क्लोज क्लास है। अब ओपन क्लास के अंदर क्या आ गया? नाउन। और क्लोज क्लास के अंदर जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, प्रेपोजिशन है वो लिमिटेड है, उसमें नया अपन क्रिएशन नहीं कर सकते। हालांकि जोफ्री लीच अगर बन सके तो हो सकता है। देखिए इंटरजेक्शन भी बताया, जैसे हुर्रा, अलास, yippee, ये सारे जो है वो क्लोज एंडेड होते हैं, क्लोज क्लास होता है, इसमें ज्यादातर चेंज नहीं कर सकते, तो इसको क्लोज में रखा जाता है। कंजक्शन भी वैसे के वैसे हैं और प्रोनाउन भी वैसे के वैसे हैं। अब एक और बताया कि 3 ऐसे टाइप होते हैं जो आपके ओपन भी होते हैं और क्लोज दोनों होते हैं। जैसे एडजेक्टिव कैसे ओपन है, एडजेक्टिव में जितनी भी क्वालिटी है जो है वो किसके अंदर आएगी? आपके ओपन के अंदर आएगी। वहीं क्लोज के अंदर एडजेक्टिव का ही एक अंदर टाइप है, वो सब टाइप है, जैसे डिटरमिनर कहते हैं वो, जैसे ए एंड द है, या फिर फ्यू, लिटिल, मच, मोर, मैनी, ये जो है वो किसके अंदर आएगा? क्लोज के अंदर आएगा। वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो जो है वो आपके ओपन क्लास होती है, उसमें कुछ भी अपन ऐड करके नया वर्ड बना सकते हैं, नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आ गया ओपन एंडेड में। और ऑक्सिलरीज जितनी भी होती है 24, जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग ऑक्सिलरीज, और तो ये प्रकार से 24 होती है, लिमिटेड होती है, इसमें नया अपन नहीं कर सकते। इसके बाद है एडवर्ब जो एल वाई कनेक्ट वर्ड होते हैं वो ओपन क्लास में आते हैं क्योंकि उसमें नया चेंज अपन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये सेम एडवर्ब होती है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स,
जो क्लोज क्लास के अंदर रखते हैं। थैंक यू। ये थी मेरे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास, और थोड़ी बहुत कोई भी मिस्टेक रही हो तो माफ़ी चाहूँगा। पहली बार ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेमो देने का ट्राई किया है। शुक्रिया सर, थैंक यू।